नमस्कार। आज 31 जुलाई 2025 है और हम भारतीय व्यापार जगत की कुछ अहम गतिविधियों पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, तिमाही नतीजों से लेकर अमेरिकी टैरिफ और कंपनियों की रणनीतिक चालों तक। काफी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। इन सब खबरों को देखें तो एक मिली जुली सी तस्वीर दिखती है। कहीं अच्छी ग्रोथ है तो कहीं चुनौतियां भी हैं और कुछ दिलचस्प रणनीतिक बदलाव भी। चलिए इन सब पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं तिमाही नतीजों से। कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे तो काफी शानदार रहे हैं। जैसे टाटा स्टील, उनका मुनाफा लगभग दुगना हो गया, 2000 करोड़ के पार। हाँ वो तो है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब M&M, उन्होंने भी 24% की बढ़त दिखाई है, 4083 करोड़ का मुनाफा। लगता है SUV और ट्रैक्टर खूब बिके हैं। हाँ ये अच्छी खबरें हैं, खासकर स्टील और ऑटो सेक्टर के लिए तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सन फार्मा को थोड़ा झटका लगा। उनका मुनाफा 20% गिरा है एक मुश्त शुल्क की वजह से। हालांकि उनका रेवेन्यू मतलब कुल कमाई वो 9.5% बढ़ी है। अच्छा। हाँ, खासकर अमेरिकी बाजार में उनका प्रदर्शन ठीक रहा। और HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनका मुनाफा 5.6% बढ़ा है, जो करीब करीब उम्मीद के मुताबिक ही है। पर वॉल्यूम ग्रोथ यानी असल में कितना सामान बिका वो सिर्फ 4% रही। तो लगता है ज्यादातर बढ़त कीमतों की वजह से है। हाँ, पर डॉक्टर लाल पैथोलैब्स ने जरूर अच्छा किया, 24% मुनाफा बढ़ाया है और डिविडेंड भी दिया है। तो मतलब कुछ सेक्टर तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर दबाव साफ दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसी माहौल में एक और बड़ी खबर आई है अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका असर कैसा दिख रहा है? कुछ शुरुआती संकेत? हाँ, असर तो देखिए दिखना शुरू हो गया है। झींगा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं जैसे एपेक्स फ्रोजन, अवांती फीड्स हाँ। और कुछ ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां जैसे भारत फौज, इनके शेयरों में गिरावट आई है। अच्छा। हालांकि टाटा स्टील कह रही है कि उन पर सीधा असर कम होगा, हाँ। क्योंकि वो भारत से अमेरिका सीधे स्टील नहीं भेजते। और चावल निर्यातकों को भी लगता है कि उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के चलते ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और ये भी सुनने में आया कि फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को शायद छूट मिल सकती है, ऐसी कुछ बात है। हाँ, ये संभावना जताई जा रही है। और देखिए एनालिस्ट्स हैं जैसे कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के विकास खेमानी, हाँ। उनका मानना है कि भारत की अपनी जो घरेलू खपत की ताकत है ना, हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर है, उसके चलते लंबी अवधि में शायद बाजार पर असर सीमित रहेगा। हाँ, छोटी अवधि में कुछ सेक्टर्स जरूर मतलब प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। इसी बीच एक और डेवलपमेंट है। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल खरीदना भी कम कर दिया है, या कहें बंद कर दिया है। डिस्काउंट कम हो गया है और शायद ये टैरिफ की चिंता भी एक वजह है। अच्छा, मतलब कई चीजें एक साथ चल रही हैं। हाँ। अब अगर कंपनियों की अपनी रणनीतियों की बात करें तो वहां भी काफी हलचल है। हाँ। टाटा मोटर्स ने इटली की आइवेको ग्रुप को खरीदने का ऐलान किया है। हाँ। वो भी 3.8 बिलियन में। ये तो मतलब ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल, ये टाटा मोटर्स की वैश्विक महत्वाकांक्षा को साफ दिखाता है। बहुत बड़ा कदम है ये। दूसरी तरफ टेक सेक्टर में देखिए, हाँ। वहां भी उथल पुथल है। एक तरफ TCS हाँ। लगभग 12,000 कर्मचारियों की छटनी कर रही है, और इसे सीधे तौर पर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असर से जोड़ा जा रहा है। ओह, 12,000 तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां वो 15,000 से 20,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने की तैयारी में है। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब AI कुछ नौकरियां ले रहा है तो शायद नई तरह की नौकरियों के मौके भी बना रहा है। हो सकता है। ये IT सेक्टर के बदलते हुए लैंडस्केप को दिखाता है। और इसी इनोवेशन की बात पर नेस्ले इंडिया के CMD का बयान भी है। वो कह रहे थे कि स्टार्टअप्स और छोटे रीजनल ब्रांड बड़ी कंपनियों को भी बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। हाँ सही कहा। कंपटीशन बढ़ाते हैं, कस्टमर को चॉइस देते हैं। और सिर्फ टेक ही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग, उसमें भी सरकार सक्रिय दिख रही है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, ये PMKSY योजना। हाँ, इसका मकसद फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। और इसी सेक्टर से जुड़ी एक और खबर, स्विगी की इंस्टामार्ट सेवा जो क्विक कॉमर्स है। हाँ हाँ, जो जल्दी सामान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, उसमें 108% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। हालांकि कंपनी ओवरऑल अभी भी घाटे में है। 108%, वाह। चलिए अब जरा बाजार की नब्ज टटोलते हैं। NSDL का IPO आया है। हाँ दूसरे ही दिन 3.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया। हाँ,
बाजार में उत्साह तो है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनएससी को अपने शुरुआती निवेश पर 6,415% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, 6,000% से ज्यादा। ये दिखाता है कि भारी चुनौतियों के बावजूद बाजार में पैसा लगाने का मूड बना हुआ है। और सिर्फ बड़े आईपीओ ही नहीं, कई स्मॉल कैप शेयरों ने भी अच्छे तिमाही नतीजों के बाद 10% से 50% तक की तेजी दिखाई है। तो निवेशक अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में मौके ढूंढ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन सारी खबरों को जोड़कर देखें तो यही लगता है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत काफी डायनामिक है। एक तरफ वैश्विक दबाव हैं, टैरिफ हैं, एआई का असर है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही घरेलू बाजार की ताकत और कंपनियों की अपनी रणनीतिक चालें भी हैं। वो अवसरों का फायदा भी उठा रहे हैं। निश्चित रूप से ये तस्वीर काफी जटिल है, पेचीदा है, लेकिन इसमें गतिशीलता भी साफ दिखती है। तिमाही नतीजे, ये बड़े सौदे, टेक्नोलॉजी में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तनाव, ये सब मिलकर आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और यहाँ की कंपनियों की दिशा तय करेंगे। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो एआई वाला बदलाव है, जो नौकरियों से लेकर कंपनियों के काम करने के तरीके तक को बदल रहा है, हाँ, क्या ये इन व्यापार, टैरिफ जैसे बाहरी शायद थोड़े अल्पकालिक झटकों से कहीं ज्यादा बड़ा और लंबे समय तक असर डालने वाला साबित होगा? भारतीय व्यवसायों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है या एक बड़ा अवसर? इस पर शायद सोचने की जरूरत है।